आज का मौसम बहुत ख़राब था। आसमान में काले बादल छाए थे और कुछ ही देर में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी। गिन्नी अभी-अभी अपनी क्लास से बाहर निकली थी और मौसम का नज़ारा देखकर उसे रोना आ गया था। वह बस यही दुआ कर रही थी कि आज उसे कोई रिक्शा मिल जाए ताकि वह जल्दी से जल्द घर पहुंच सके। वह वहीं सोच रही थी कि अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी, जिसमें से दो लोग बाहर निकले। गिन्नी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया और वैन में डाल दिया। कुछ देर बाद जब गिन्नी को होश आया तो उसने देखा कि वह किसी आदमी की बाहों में थी। वह फौरन डरकर पीछे हटी, मगर उस आदमी ने उसे अपनी पकड़ में और भी कस लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे घर जाने दो। गिन्नी ने उस लड़के से डरते-डरते पूछा। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप बैठी रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने जवाब दिया। वह जो कोई भी था, बहुत हैंडसम था। उसका रंग सांवला था, पर उसके नैन नक्श बहुत आकर्षक थे। उसे बार-बार अपने घर वालों का ख्याल आ रहा था कि अगर वह आज घर न गई तो उसके चाचा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स अंदर आया। बाहर चलो, अभी तुम्हारी शादी है मेरे साथ। आते ही उसने गिन्नी के सर पर जैसे बम फोड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे घर जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जानती भी नहीं हूँ। गिन्नी ने रोते हुए उसे विनती की। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अभी तुम सब भी मुझे बहुत अच्छे से जान जाओगे। रही बात शादी ना करने की, तो ठीक है, मत करो शादी। मुझे बिना शादी के तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। सारी जिंदगी उस शख्स ने गिन्नी को बालों को जोर से मोड़ते हुए जवाब दिया। गिन्नी उसकी बात सुनकर कांपने लगी। उसे किसी भी कीमत पर अपने घर जाना था। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मगर क्या इसके बाद तुम मुझे घर छोड़ोगे? आओगे? हाँ, अब चलो बाहर। सुबीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं, इस वक्त ने पीछा छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। गिन्नी उसके पीछे पीछे चलती हुई बाहर हॉल में आ गई, जहां सुबीर साहब ने गवाह इंतजार कर रहे थे। चलिए सुबीर साहब, शादी शुरू कीजिए। गवाह में से एक ने कहा। गिन्नी का मन तो किया कि मना कर दे और यहाँ से भाग जाए, मगर उसके पास सेव करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। कबूल है, गिन्नी ने उदास दिल से जवाब दिया। यह कैसी शादी थी उसकी, जिसमें उसे खुद ही अपने दूल्हे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, सिवाय नाम के। वह भी उसे शादी के दौरान सुबीर साहब के मुंह से पता चला। सुबीर साहब ने मोहम्मद से भी वही सवाल किया तो गिन्नी से किया था। शादी के बाद सुबीर साहब और गवाह चले गए। अब बस गिन्नी और मोहम्मद ही बच गए थे। प्लीज़ अब तो मुझे घर जाने दो। तुमने तो कहा, मैंने सब कर दिया। गिन्नी ने मोहम्मद से कहा। ऐसे कैसे जाने दूँ? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय भी तो करो। मोहम्मद ने कहा। आज की रात को मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले के लिए एक बुरा सपना बना दूंगा। मोहम्मद की आंखों में खून उतर आया था। गिन्नी डरकर पीछे हटने लगी, पर मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल गिन्नी उसके साइड जाकर लगी थी। ना ना, अब मुझसे दूर जाना नामुमकिन है, मोहम्मद ने कहा। मोहम्मद उसे कमरे में लेकर आया, बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? गिन्नी की आंखों में दस्तक थी, वही जो शादी की रात हस्बैंड वाइफ करते हैं, मोहम्मद ने जवाब दिया। इसके बाद गिन्नी की चीख पुकार के बावजूद उसने अपना हक जताया। सुबह जब मोहम्मद की आंखें खुली तो गिन्नी बेड के पास बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। किस बात का मातम मना रही हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर नहीं, और जो कुछ रात को हुआ वह मेरा हक था।
मोहम्मद ने उससे कहा। गिन्नी चुप रही। अब उठो और बाहर निकलो। यह तुम्हारे पापा का घर नहीं है जहाँ तुम्हारे सारे काम नौकर करते थे। आज से इस घर का हर काम तुम करोगी और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि तुम्हें यह काम नहीं आते। मोहम्मद ने उसे किचन दिखाया और ब्रेकफास्ट बनाने को कहा। गिन्नी ने उसके लिए चाय और नाश्ता बनाया और टेबल पर रख दिया। मोहम्मद ने देखा तो हैरान रह गया कि देखने में तो सब ठीक लग रहा था। जब उसने खाकर देखा तो सच में बहुत टेस्टी था। मोहम्मद ने मन ही मन उसकी तारीफ की, मगर फिर कुछ याद आने पर अचानक गुस्से में आकर उसने चाय का कप गिन्नी पर फेंक दिया। चाय से गिन्नी के दोनों हाथ जल गए। चाय ज़्यादा गर्म नहीं थी, इसीलिए बच गई। गिन्नी दर्द से तड़प रही थी, मगर उसने सहला लिया। आप मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पापा की वजह से। मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे पापा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरे सर से बाप का साया छिन गया। मैं अनाथ हो गया। और तुम पूछ रही हो कि तुम्हारे पापा ने मेरा क्या बिगाड़ा था? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह तुम्हारे पापा थे। तुम तो यही कहोगी, मगर बहुत जल्द ही मैं तुम्हें उनकी असलियत दिखा दूंगा। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना है और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे पूरा घर साफ सुथरा देखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोहम्मद ने उसे धमकी दी। आप पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? गिन्नी ने डरते डरते पूछा। तुम्हारे पापा की तरह दूसरों को धोखा देकर उनके बिजनेस से गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया हूँ। मैं पुलिस में जॉब करता हूँ और ईमानदारी से कमाता हूँ। तो आप मुझे मेरे घर कब जाने देंगे? उसके बात सुनकर मोहम्मद उसके करीब आया और उसका मुंह जोर से दबाया। आइंदा तुम्हारे मुंह से घर का नाम नहीं निकलना चाहिए। अब तुम यहीं रहोगी और यही तुम्हारा घर है। तुम शांत रहोगी तो इसी में तुम्हारी भलाई होगी, समझी? उसने भाव उठाकर पूछा कि गिन्नी ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और जो काम मैं तुम्हें दिया है वह याद से कर लेना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मोहम्मद यह कहकर बाहर चला गया और जाते हुए घर को बाहर से लॉक कर दिया ताकि गिन्नी भागने की कोशिश ना करे। मोहम्मद के जाने के बाद गिन्नी ने उसका बचा हुआ नाश्ता किया और जले हुए हाथों के साथ सफाई करने में लग गई। उसे यह सब करने की आदत नहीं थी। पहले उसने किचन को पूरी तरह सेट किया, क्योंकि किचन की हालत काफ़ी ख़राब थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था यह किसी बैचलर लड़के ने इस्तेमाल किया है। शायद वहाँ मोहम्मद के अलावा और कोई रहता नहीं था। किचन की सफाई में ही उसे काफ़ी देर लग गई। किचन के बाद गिन्नी ने ड्राइंग रूम की सफाई की। फिर धीरे धीरे पूरा घर ही साफ हो गया। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। नीचे की मंजिल पर एक कमरा, किचन और ड्राइंग रूम थे और ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरे और टीवी हॉल था। जब सारी सफाई पूरी हुई तो गिन्नी ने घड़ी की तरफ देखा हुआ सुबह के 8 बजे से काम कर रही थी और अब 4 बज चुके थे। अचानक उसे ज़ोरों से भूख लगी थी। रसोई में आकर उसने फ्रिज में देखा तो फ्रिज में खाने पीने का काफ़ी सामान रखा हुआ था। गिन्नी ने अपने लिए रोटी बनाई और मोहम्मद के लिए भी खाना तैयार कर दिया ताकि वह घर आकर पूछे तो उसे डांट ना पड़े। यह सब निपटाकर वहाँ आज और कल की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी थी। पता नहीं कल रात में घर नहीं पहुँची तो चाचा जी कितने परेशान हुए होंगे। उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। चाचा तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे। अब तक तो उन्होंने पूरे ख़ानदान में ही यह अफवाहें फैला दी होंगी कि मैं घर से भाग गई हूँ। पहले मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर चले गए, फिर चाचा ने मुझे अपने पास तो रख लिया, मगर उनके घर में किसी ने भी मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कितनी मुश्किल से चाचा और चाची को मैं कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए मनाया था। अब तो वो लोग पता नहीं मुझे घर में घुसने भी देंगे या नहीं।
और अब यह अनजान आदमी जो कल ही मेरी ज़िंदगी में किसी तूफ़ान की तरह आया और मेरा जीवन साथी बन बैठा। पता नहीं मेरे पापा की इससे क्या दुश्मनी थी जो यह कह रहे हैं कि उनके पापा को मेरे पापा ने मार दिया था। गिन्नी दुखी मन से यह सब सोच रही थी कि अचानक बिजली चली गई। गिन्नी को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। वह तो हमेशा लाइट जलाकर सोई थी। अब अचानक अंधेरा हो जाने से उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई कि पहले ही कम मुसीबतें थी कि अब मेरे लिए अब ये लाइट भी चली गई। बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था और मोहम्मद का अभी तक कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद को आज बहुत सारा काम था क्योंकि वह एक साथ दो केस पर काम कर रहा था। एक तो लड़कियों का अगवा करके उन्हें अवैध तरीके से विदेश में भेजने वाला एक बहुत बड़ा गैंग था, वहाँ ऊंचे दामों पर भेज दिया जाता था। दूसरा कैसे उनके पिता की हत्या का था, जिसे मोहम्मद के मामा ने दौलत के लालच में मारा था, मगर अभी तक उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई सबूत न था। मोहम्मद की मां ने उसे सब बताया था कि किस तरह उसके छोटे मामा ने उसके पिता के साथ बिजनेस में धोखा किया था, और जब मोहम्मद के पिता ने उससे पूछताछ की तो कुछ दिन बाद ही उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई थी क्योंकि उनकी किसी और से दुश्मनी नहीं थी। तो मोहम्मद की मां को यकीन था कि यह उनके भाई ने ही किया है। तब मोहम्मद की जान को भी खतरा था, लेकिन वह उसे वक्त अब बहुत छोटा था, इसीलिए इन सब बातों की उसे इतनी समझ नहीं थी। इन हालात में मोहम्मद के बड़े मामा ने उनको बहुत साथ दिया था और अपनी बहन और भांजे को दूसरे शहर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। मगर इससे पहले कि वह अपने जीजा को इंसाफ दिला पाए, एक दिन वह और उनकी बीवी एक दुर्घटना में चल बसे। पीछे उनकी 2 साल की बेटी को उनके छोटे भाई मोहम्मद के छोटे मामा अपने घर ले आए, मगर उनकी बीवी और बच्चे को इस छोटी बच्ची का घर में रहना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। जब से गिन्नी ने संभाला था, तब से वह अपनी चाची के अत्याचार सह रही थी। चाचा उसे घर के सारे काम करवाते और बिना वजह उसे मारता पीटते भी, मगर गिन्नी ने कभी उसे तक उफ तक नहीं की थी। उसे रहने के लिए स्टोर रूम दिया गया था, जहां वह बस रात को ही सोने के लिए जाया करती। मोहम्मद को अपने माँ से बदला लेना था, इसीलिए उसने सोचा कि उसके मामा की बेटी को अगवा करके अपने पास रखेगी, मगर उसे पता नहीं था कि गिन्नी उसके बड़े मामा की बेटी है, वरना वह कभी भी ऐसा ना करता। जब मोहम्मद अपना काम निपटा कर फ्री हुआ तो रात को 1 बज चुका था। अचानक से उसे गिन्नी का ख्याल आया और नौ मैं कैसे भूल गया कि आज घर पर मेरे अलावा भी कोई और है। मोहम्मद ने सिर पर हाथ मारा। उसने जल्दी से घर की चाबी उठाई और घर को रवाना हुआ। जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो हर तरफ अंधेरा था। एक कोने में उसे रोने की आवाज़ आई। उसने मोबाइल के टॉर्च जले तो देखा कि गिन्नी ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। मोहम्मद ने उसके पास गया तो वह फ़ौरन उठाकर उसे गले लगा ली और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अपने आप इतनी देर क्यों रो रही हो? इतनी डर गई थी, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। मगर मोहम्मद तो उसके गले लगने से एकदम सन्न खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मन ही मन खुद को बुरा भला कहा कि वह जल्दी क्यों नहीं आया, मगर फिर उसने गिन्नी को दूर करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे करीब आने के लिए इतनी बेताब हो तो मैं बहुत जल्द ही आ जाता। गिन्नी उसकी बात सुनकर झेप गई और तुरंत पीछे हट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह मोहम्मद के कितने करीब खड़ी थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। वह घर तो काफ़ी अच्छे से साफ कर दिया था। तुमने खाना वगैरह बनाया है? बस सारा दिन यही एक ही काम करती रही और अब मुझे भूखे सुलाओगी? मोहम्मद ने पूछा। जी मैं आपके लिए खाना बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो अभी तक खड़ी क्यों हो? जाओ। मोहम्मद की बात सुनकर गिन्नी जल्दी जल्दी रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगी और थोड़ी ही देर में मोहम्मद के सामने
लाकर रख दिया। मोहम्मद ने इस बात पर हैरान था कि इस लड़की को सारे काम कैसे आते हैं, जबकि वह तो इतने लाड प्यार से पली होगी। मगर उसने अपनी हैरानी जुबान पर नहीं आने दी, चुपचाप खाना खाता रहा। कुछ देर बाद उसने गिन्नी को कहा, तुमने खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं खाया। आओ इधर बैठकर खाओ। जी मैं, गिन्नी ने डरते डरते पूछा। तो क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है? नहीं ना, तो फिर बैठो और खाओ, यहाँ मैं तुम्हारे गोद में उठाकर खिलाने, मोहम्मद ने गंभीरता से कहा, मगर उसकी आंखों में शरारत थी। गिन्नी शर्मिंदा होकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगी। अगर इसी रफ्तार से खाओगी तो अगले 6 दिन में भी खाना खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा का नौकर नहीं हूँ गिन्नी मैडम, जो तुम्हारे इंतजार में बैठा रहा हूँ। जल्दी खाओ और तुरंत कमरे में आओ, मुझे दोबारा तुम्हें बुलाने के लिए ना आना पड़े। यह कहकर मोहम्मद अपने कमरे में चला गया और गिन्नी सोचने लगी कि आज फिर से वही कल वाला दशा होगा। ऐसे ही दिन बीत गए। आज गिन्नी और मोहम्मद की शादी को 2 महीने हो चुके थे। गिन्नी के दिन एक ही रूटीन में गुजर रहे थे। सारा दिन वह काम करती थी। मोहम्मद सुबह जल्दी जाता और रात को रोज देर वापस आता। गिन्नी को उसके आने से पहले सोने की परमिशन नहीं थी। वह सारा दिन अपने मम्मी पापा को याद करती रही और सोचती कि पता नहीं उसके चाचा ने ढूंढने की कोशिश भी की होगी या शुक्र अदा किया होगा कि मुसीबत से जान छूट गई। इस पूरे वक्त में मोहम्मद उससे बहुत कम बात करता था। अगर उसे जरा से भी गलती हो जाती तो मोहम्मद गुस्से से उसे पर हाथ उठा देता। आज संडे का दिन था और काफ़ी समय बाद मोहम्मद घर पर ही था। वह हॉल में बैठकर अपने केस पर काम कर रहा था। तभी गिन्नी उसके लिए चाय लेकर आई। मोहम्मद को चाय देकर वह मुड़ी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया। इससे पहले कि वह गिरती, मोहम्मद ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मोहम्मद ने धीरे से पूछा। कि बस 1-2 दिन से ऐसे ही खड़े खड़े चक्कर से आते हैं, तबीयत भारी भारी लग रही है, गिन्नी ने जवाब दिया। शायद तुम्हें बुखार हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। कोई अच्छा कपड़ा पहनकर आओ। यह क्या नौकरानी बनकर घूम रही हो? मोहम्मद ने उसे डांटा। मेरे पास बस वही 2 जोड़े हैं जो आप शादी के वक्त लाए थे, और नहीं है, गिन्नी ने धीरे से कहा। मोहम्मद को याद आया उसने कभी उसे और कपड़े दिलवाए ही नहीं थे, तो उसके पास कैसे आएंगे। और अच्छा चलो तुम आ जाओ, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए कपड़े ले लेंगे। यह कहकर वह बाहर कार में चला गया और गिन्नी भी उसके पीछे चलती हुई बाहर आ गई। आधे रास्ते तक कार में पूरी तरह चुप्पी छाई रही। तभी मोहम्मद ने गिन्नी को पुकारा। गिन्नी, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, मोहम्मद की बात सुनकर चौंक गई। गिन्नी, तुम 2 महीने से मेरे पास हो। मैं तुम्हारे घर पर पूरी नज़र रखी है, मगर एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। लगता है तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। वह सब लोग तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और मज़े ही की बात तो जो है मेरे लिए अच्छा साबित हुई है, उन्होंने किसी भी पुलिस स्टेशन में तुम्हारी गुमशुद का रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। शायद उन्हें अपनी बदनामी का डर होगा। कैसा आदमी है तुम्हारा बाप, जिसे अपनी बेटी से प्यार नहीं, अपने 2 कौड़ी इज्जत प्यारी है। मगर कोई बात नहीं, जल्दी उसके पास यह इज्जत भी नहीं होगी। मोहम्मद की आवाज़ में तिरस्कार था। वह मेरे पापा नहीं, हम लोग हॉस्पिटल आ चुके। और हाँ, आइंदा तुम्हारी ज़ुबान पर तुम्हारे घरवाले में से किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। अब उतरो। गिन्नी मोहम्मद की यह बात की बताती कि वह आदमी उसके पापा नहीं बल्कि चाचा है। इससे पहले ही मोहम्मद ने उसे चुप करवा दिया था। मोहम्मद गिन्नी को एक लेडीज़ डॉक्टर के पास लाया था। जांच करने के बाद डॉक्टर ने मोहम्मद से कहा, बहुत बहुत बधाई मोहम्मद सर, आप बाप बनने वाले हैं। मोहम्मद ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और फिर जब बात समझ आई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। उन्हें किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, वरना यह बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इन्हें पूरी तरह से आराम की ज़रूरत है। आपको इनकी डाइट का भी खास ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने मोहम्मद को कुछ निर्देश देने के बाद उन्हें जाने दिया।
हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त मोहम्मद की चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसने सबके सामने यह गिन्नी को गले लगाकर उसके माथे पर किस किया, जिस पर गिन्नी शर्म से लाल हो गई थी। क्या कर रहे हैं मोहम्मद, सब लोग देख रहे हैं, वह क्या सोचेंगे? गिन्नी ने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती कि नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ चीख चीख कर बताऊं कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मोहम्मद की खुशी देखकर हॉस्पिटल में सब लोग भी मुस्कुरा रहे थे। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, आज तो तुम कहोगी हम नहीं करेंगे। मोहम्मद गिन्नी का हाथ पकड़कर चल रहा था कि कार में मोहम्मद सोच रहा था कि काश गिन्नी के पिता ने वह सब ना किया होता, वह गिन्नी के साथ हमेशा खुशी खुशी रहता। वह ख्याल आते ही उसने गिन्नी से कहा, तुम यह मत समझो न कि जो तुम्हारे पापा ने किया है मैं वह सब भूल जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से तुम्हारा ख्याल रखूं रहा हूँ। तुम अपनी औकात मत भूलना। गिन्नी जो यह सोच रही थी कि शायद अब उसकी परीक्षा खत्म हो गई और मोहम्मद उसे माफ़ कर देगा, मगर मोहम्मद की बात सुनकर उसकी सारी खुशी मिट गई। शॉपिंग मॉल में जाकर भी गिन्नी का सारी खरीदारी मोहम्मद ने अपनी पसंद की थी। जो चीज़ उसके सामने आई गई मोहम्मद ने उन्हें पैक करवाता गया। जब मोहम्मद ने सेल्स गर्ल्स की नाइटी निकलवाने को कहा तो उसे लड़की ने अजीब नज़रों से गिन्नी को देखा। गिन्नी का मन किया कि वह कहीं छुप जाए। वह लोग अभी मॉल में ही थे कि गिन्नी को नज़र अपने चचेरे भाई पर पड़ी, जो उसके चाचा की बड़ी बेटी उसकी चचेरी बहन के साथ था। इससे पहले कि वह गिन्नी उसकी तरफ भागती, मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर मॉल से बाहर ले आया। कार में धक्का देकर गिन्नी को अंदर किया। वह दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। बैठती वह गिन्नी की तरफ झुक जो रो रही थी। मोहम्मद ने उसे अपने करीब किया और उसका मुंह दबाकर कहा, आइंदा अगर तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य तुम्हें कहीं भी नजर आए तो तुम उन्हें नज़रअंदाज करोगी। आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर तुम्हारी बहन तुम्हें देख लेती तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। वह जा रही थी। वो मेरी बहन नहीं है, वह तो चाचा। गिन्नी की बात पूरी होने से पहले ही मोहम्मद ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे चुप करवा दिया। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने कहा था ना, मैं तुम सबको जानता हूँ। तो इस तरह से बहानों का कोई फ़ायदा नहीं है। घर जाकर गिन्नी जब रसोई में जाने लगी तो मोहम्मद ने पूछा, कहाँ जा रही हो? इधर आकर बैठो। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। मैं आज ही किसी कामवाली का इंतजाम करता हूँ। गिन्नी चुपचाप वापस आकर बैठ गई। मोहम्मद ने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और कामवाली का इंतजाम करने को कहा। फ़ोन से फ्री होकर वह गिन्नी को देखने लगा, जो अपनी उंगलियों से खेल रही थी। वह इतनी बिजी थी जैसे दुनिया में उसके लिए और कोई ज़रूरी काम ही ना हो। मोहम्मद ने शादी के दिन के बाद आज पहली बार उसे इतने ध्यान से देखा था। उसकी रंगत एकदम साफ थी, जैसे छूने से मैली हो जाएगी। लंबी सीधी नाक, खूबसूरत होठ, वह इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर किसी भी मर्द का मन मचल सकता था। मोहम्मद अचानक अपनी जगह से उठा और गिन्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो वह उसे अपने सामने देखकर खुद भी जल्दी से खड़ी हो गई और उसकी साइड में गुजर कर जाने लगी। मगर मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और ज़ोर से अपने होठों से उसके होठों पर रख दिए। गिन्नी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे मोहम्मद से इतनी रोमांटिक होने की उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसे यह नहीं लगने लगा कि गिन्नी की सांस अब मुश्किल से आ रही है। पीछे हटकर उसने गिन्नी के माथे पर किस किया और कहा, शुक्रिया इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम खाना मत बनाना, मैं आते हुए ले आऊँगा और फूड्स जो फ्रिज में रखे हैं वह याद से खा लेना, बाय। यह कहकर मोहम्मद बाहर चला गया। पीछे गिन्नी उसके बदलते हुए रवैये को समझने की कोशिश करने लगी, मगर फिर उसे मोहम्मद की बात याद आ गई कि वह उसके साथ अपना प्रताप सिर्फ और बच्चे के लिए बदल रहा है। वह यह सब सिर्फ बच्चे की वजह से कर रहा है, वरना उसके लिए मैं तो सिर्फ एक बदले की जरिया हूँ। वह तो शायद बच्चा पैदा होने के बाद भी मुझे छोड़ भी देंगे या शायद दूसरी शादी कर लेंगे। मैं भी बहुत जल्दी खुश
हमें पा लेती हूँ। गिन्नी ने दुखी मन से सोचा, अब मोहम्मद सन से उसे काम करने को तो मना कर दिया था, पर वह उनकी बात पर मना करने के दोबारा उसे गुस्सा न दिलाना चाहती थी। इसीलिए उसने अंदर कमरे में जाकर आराम करने का सोचा। बेड पर बैठते ही उसे अपने अंदर मौजूद नन्ही जान का ख्याल आया। उसका हाथ अनजाने में उसके पेट पर पड़ा। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। माँ बनने का एहसास इतना सुखद था कि उसे अपना आप एकदम से अच्छा लगने लगा। वह कुछ देर के लिए अपने सारे गमों को भूल गई थी, मगर फिर जब उसे ख्याल आया कि मोहम्मद साहब उसे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसके बच्चों को भी वही सब सहना पड़ा जो उसने सारी जिंदगी सहा, तो क्या होगा? उसे पता था कि जब माँ और बाप में से एक या दोनों साथ ना हो तो दुनिया वालों ने ऐसे बच्चों की जिंदगी को नरक भी से बदतर बना देते हैं। उसे अपने बच्चे में अपना अक्स नजर आने लगा। गिन्नी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी वैसी जिंदगी जिए जैसी उसने की है। अगर यह बच्चा इस दुनिया में आ गया तो उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज ही मोहम्मद से बात करूँगी कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। शाम को मोहम्मद घर आया तो गिन्नी उसी के इंतज़ार में बाहर हॉल में बैठी थी। मोहम्मद के साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी थी। गिन्नी ने उन्हें हैरानी से देखा। उसके कुछ पूछने से पहले ही मोहम्मद ने कहा, यह शबाना आंटी हैं। यह मेरे दोस्त के घर पर काम करती थी, मगर आज से यह यहीं पर रहेंगी और घर का सारा काम भी यही करेंगी। तुम्हें अब से किसी काम में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ आराम किया करो। और हाँ, अभी का खाना मैं तो बाहर से ले आया हूँ। तुम आंटी को किचन दिखा दो ताकि यह खाना लगा दे। गिन्नी ने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और आंटी को लेकर रसोई में चली गई। शबाना आंटी बहुत दयालु औरत थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वह काफ़ी समय से मोहम्मद के दोस्त के घर पर ही काम करती थी। गिन्नी ने उनसे बहुत प्यार से बात की और सारा काम भी समझा दिया। कुछ ही देर में दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। खाना खाने के बाद मोहम्मद तो अपने कमरे में चला गया। गिन्नी ने भी आंटी को उनका कमरा दिखा दिया और जल्दी से कमरे की ओर भागी, क्योंकि उसे मोहम्मद से बात करनी थी। वह कमरे में तो आ गई, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें। मोहम्मद सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपने केस पर काम कर रहा था। साथ ही साथ गिन्नी को भी नोटिस कर रहा था, जो बैठ के कोने में अपनी उंगलियों को मुड़ेड़े जा रही थी। मोहम्मद को पता चला कि उसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? आखिरकार मोहम्मद ने पूछ लिया था। गिन्नी ने अपनी बात के लिए शब्द ढूंढे, मगर उसे पता नहीं था कि जो बात कहने आई थी उसके बाद मोहम्मद उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगा। वह मैं कह रही थी कि गिन्नी उससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जो भी कहना है बाद में बोल देना। अभी मुझे अपना बहुत सारा काम करना है। तब तक तुम जाओ, जो नाइटी मैं तुम्हें आज दिलवाई थी वह पहन कर आओ, मोहम्मद ने उससे कहा। क्या? गिन्नी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या मतलब? क्या? जो कहा है वही करो, मगर मैं वह नहीं पहन सकती। मुझे बहुत शर्म आती है आपके सामने, गिन्नी धीमी आवाज़ में बोली। अगर तुम्हें पहननी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगा। और शर्म कैसी? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आनी चाहिए, मोहम्मद ने कहा। गिन्नी को मजबूरन नाइटी पहनने के लिए जाना पड़ा। उसने वॉशरूम में आकर मोहम्मद का दिया हुआ वह ड्रेस पहन लिया, लेकिन अब उसे बाहर आने में शर्म आ रही थी। यही सोचकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब मोहम्मद उसे इस तरह से देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी। जब बहुत देर के तक मोहम्मद के इंतज़ार करने के बावजूद भी गिन्नी बाहर नहीं आई तो उसने वॉशरूम के बाहर खड़े होकर गिन्नी को आवाज़ लगाई। क्या हो गया यार? अभी तक तुमने नहीं पहनी? अगर पहन ली है तो बाहर जल्दी आओ, वरना मैं खुद ही अंदर आऊँगा। मोहम्मद की धमकी सुनकर गिन्नी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मोहम्मद ने जब उसके गोरे बदन को देखा तो वह खोया सा खड़ा रह गया। गिन्नी तो खूबसूरत की जीती जागती तस्वीर थी। मोहम्मद ने आगे बढ़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रखा। वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि मोहम्मद की गिन्नी के लिए दिल की धड़कनें भी सुन सकता था।
मोहम्मद के आराम से गिन्नी को बेड पर बैठाया और खुद भी दूसरी तरफ से आकर लेट गया। उसने गिन्नी को लेटने का इशारा किया तो वह उसके बाजू पर सर रखकर लेट गई। उसने वह बात करने का फैसला छोड़ दिया था। वह इतनी खूबसूरत पल गंवाना नहीं चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूँगी। क्या पता इसके आने के बाद मोहम्मद के दिल में मेरे लिए भी नमी पैदा हो जाए। गिन्नी ने सोचा था। मोहम्मद शाह ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके बालों को हाथ फेरते हुए सोने लगा। गिन्नी भी धड़कते दिल के साथ सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहम्मद को अपने इतने करीब पाकर नींद से तो जैसे उससे दूरी चली गई थी। वह काफ़ी देर तक अपने और मोहम्मद के बारे में सोचती रही। आखिरकार रात के समय उसकी भी आंख लग गई। मोहम्मद की आंख खुली तो गिन्नी उसे लिपटकर सो रही थी। रात को देर से सोने की वजह से आज सुबह उसकी आंख नहीं खुल सकी थी। तो दोस्तों, ये थी पहला भाग। दूसरा भाग कहानी देखने के लिए आप सब चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं कल दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।